दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन अपने पूरे शबाब पे है और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने कल ही एक रिजल्ट पेश किया अपना क्वार्टरली और साथ ही साथ साल भर के पूरे लेखा जोखा को पेश किया है। एक छोटी बैंक है बैंकिंग सेक्टर में, IDFC फर्स्ट बैंक। उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके पैरामीटर्स को देखेंगे कि बैंक्स ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना अच्छा किया है या फिर पिछले साल से इस साल कितना अच्छा किया है। टोटल ईयर्स जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरह से कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं और कैसी मशक्कत की है। उसके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वैल्यूएशन उसके कैसे हैं। रिलेटिव वैल्यूएशंस भी देखेंगे कि और सारी प्राइवेट बैंकों का वैल्यूएशन किस तरह मार्केट कर रहा है और IDFC फर्स्ट बैंक के वैल्यूएशंस में क्या कैचअप देखने को मिल सकता है या क्या कुछ यहाँ से लगाड़ हो सकती है बैंक उसके रिजल्ट के अनुसार। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को लेके। यूं तो बैंक के बुक्स को देखना काफी मुश्किल होता है क्योंकि फाइनेंशियल कंपनियों के बुक्स को देखना या उनके इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना ऐसे ही फाइनेंस लोगों के लिए एक थोड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट होता है। और फाइनेंस में भी फाइनेंशियल कंपनियों का अर्थात बैंकिंग का या NBFC का या फिर इंश्योरेंस कंपनियों के बुक्स को देखना या परखना या उनको एनालाइज करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इन सारी तमाम फाइनेंस कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल पैसा ही होता है, क्योंकि दूसरी चीज रॉ मटेरियल्स नहीं होती है इनकी। और उसी पैसे को ये लीवरेज करते हैं और उसको हम उनके इनकम स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। तो बैंकिंग कंपनियों की बात करें कि उनके बैलेंस शीट को हम कैसे देखते हैं। पहले बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट जब भी कंपनियां देती हैं तो सबसे पहले हमको बैंक के बिजनेस को समझना होगा। और बैंक के बिजनेस को समझने का मतलब बैंक किस तरह से लेन देन करती है। तो बैंक के इनकम स्टेटमेंट को देखने से ये पता चलता है कि बैंक सबसे पहली चीज इंटरेस्ट इनकम, मतलब उनका जो मेन काम है, जो प्राइम जो लेंडिंग और बोरोविंग का काम है। तो बैंकें डिपॉजिटर्स के पैसे या स्टेक होल्डर अपने शेयर होल्डर्स के पैसे या जो बोरो करती है वो सारे पैसे को लेकर कुछ एंटरप्रेन्योर्स को उधार देती है इंडस्ट्रीज में, या फिर कह लें हमारे पूरे सोशल जो है इसमें समाज में देती है, लोगों को लोन देती है जिनको भी इसकी जरूरत होती है एज पर द रिस्क एपेटाइट। और उसके बाद उससे जो उनको इनकम होता है वही बैंक का इनकम है और फिर वो इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है क्योंकि उनके पास जो डिपॉजिट्स है लोगों का उनको वो पैसा देती है और उसके बीच की जो मार्जिन होती है वो बैंक की इनकम होती है। तो ये बैंक की डायरेक्ट इनकम होती है। उसके बाद बैंक क्या करता है कि इनकी दूसरी फी इनकम जो अदर इनकम के रूप में बैंकों को हम देखते हैं, वहां पर बैंक फी इनकम के रूप में जनरेट करती है। बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्राफ्ट का बनना हो या किसी को कोलेटरल रखना हो, और उस तरह से बहुत सारी फी इनकम है बैंक को। उसके साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बैंक बेचती है, कह लें क्रेडिट कार्ड बेचती है या हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है या इंश्योरेंस बेचती है, म्यूचुअल फंड बेचती है। इस तरह के तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भी बैंक की आमदनी होती है। तो पहला प्राइम इनका जो बिजनेस है वो बोरोविंग और लेंडिंग का है, और दूसरा इनके अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये इनका इनकम होता है। और उसके साथ फिर हम देखते हैं कि बैंक इस तमाम लेंडिंग और बोरोविंग में किस तरह से लोग इनसे जो पैसा उधार लेते हैं वो कितना चुकता कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बैंक के कह लें स्टेक होल्डर का पैसा कम होते जाता है। अगर वो पैसा NPA में कन्वर्ट होता है, अगर कोई बैंक का पैसा उधार लेके उसको चुकता नहीं करता है तो बेसिकली उनकी बुक वैल्यू मतलब नेटवर्थ बैंक का धीरे धीरे कम होता है। ये मोटा मोटी बैंक के हम समझेंगे कि कैसे बिजनेस करती है बैंक। अब चलिए हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में देखें कि पहले हम देखेंगे कि बैंक जो है का इनकम स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे, फिर बैलेंस शीट पे देखेंगे और उसके बाद हम रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करेंगे। और बैंकों को कह लें इसका जो दो चीज है, P&L और इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि बैंक्स को हम बैलेंस शीट ज्यादा तवज्जो देते हैं देन टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट को देखते हैं कि बैंकिंग पैरामीटर्स में किस तरह से अपने पीयर्स से कर रही है, और उस पीयर्स से अगर अच्छा कर रही होती है तो वो परकुलेट होकर प्रॉफिट इनकी बैलेंस शीट पे जाता है। और बैलेंस शीट में जिस तरह से नेटवर्थ बढ़ता है बैंकों का या रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकों के लिए। और वैल्यूएशंस में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में वैल्यू किया जाता है कंपनियों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर किया है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, और पूरे साल जो जद्दोजहद की है बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 21 में विद कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 20, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले बैंक का हम इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम मतलब जितना भी इनकम बैंक को आती है इंटरेस्ट के रूप में। अब बैंक को इंटरेस्ट के रूप में कहां कहां से इनकम आती है, तो पहला जैसे मैंने बताया प्राइम इनका लेंडिंग का काम है, ये लेंड करते हैं और उससे इनको इंटरेस्ट इनकम होता है। दूसरा, बैंकें जो हैं पैसा कुछ आरबीआई के पास स्टैट्यूटरी जो डिपॉजिट्स हैं उसके लिए रखती हैं, वहां से इंटरेस्ट इनकम आता है। और तीसरा जो है, अब बैंक को कभी कभी इंटर बैंकिंग लेंडिंग करते हैं ये लोग, आपस में बैंकें एक दूसरे से लेन देन करती रहती हैं लिक्विडिटी को लेके, तो वहां से कुछ इनकम आती है। और बैंकें कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रखती हैं, तो वहां से इंटरेस्ट, तो टोटल जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो होता है इंटरेस्ट। और उसके बाद फिर डिपॉजिटर से जो इन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने बैंकों में डिपॉजिट रखा है, उनको इनको देना होता है, प्लस जो बैंक बोरो करती है अपने लेंडिंग के लिए, मतलब पूरे बिजनेस के लिए, उसमें इनको इंटरेस्ट एक्सपेंड करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंड, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ही बैंकों का ये देखना काफी जरूरी होता है कि किस तरह से बैंकिंग कर रही है। इस क्वार्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो नेट इंटरेस्ट इनकम पे 3.5% का ग्रोथ लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक ने किया है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें तो 15.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मतलब इनका बिजनेस में एक अच्छा एक्सपेंशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। पूरी साल बैंक ने क्या किया है नेट इंटरेस्ट इनकम के तहत, तो देखा जाए तो 21.5% का ग्रोथ इसमें पूरे साल बैंक ने किया है, जो कि काफी अच्छा है कि बैंक ने बिजनेस में 21.5% का ग्रोथ लास्ट ईयर से इस साल किया है। अब अदर इनकम, जैसा मैं बता रहा था कि बैंक की काफी इंपॉर्टेंट होती है कि अदर इनकम पे डिपेंडेंसी बैंक की कितनी होती है, तो अदर इनकम पोर्शंस में देखा जाए तो क्वार्टर में जो कंपनी ने ग्रोथ किया है 10% का लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर से अगर देखें तो 73% के करीब का ग्रोथ लास्ट ईयर से देखने को अदर इनकम में मिल रहा है। टोटल ईयर की बात कर लें फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो वहां पर 31% के करीब का ग्रोथ टोटल ईयर में हुआ है बैंक को। अब दूसरा पोर्शन आता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बैंक अब जो पूरा बिजनेस करता है उसमें कितनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती है बिफोर प्रोविजंस। अब बैड एसेट क्रिएट होगी, उसके पहले इसमें एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब इनके एक्सपेंसेस बाद दिए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनके बहुत सारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंस बात करने के बाद इनके जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तकरीबन 2.25% की जो है घटोतरी देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन हुआ है लास्ट क्वार्टर से, लेकिन लास्ट ईयर से 24% का ग्रोथ है। पूरे साल की अगर बात कर लें तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 31% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और 2540 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक को लास्ट ईयर टोटल जो है ईयर में है। अब आती है यहां से प्रोविजंस की बात, जबकि जब बैंकें बिजनेस करती हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोन्स इनके नहीं आते हैं, क्योंकि ड्यू टू इकोनॉमी कंडीशन कह लें या फिर जो बैड लोन क्रिएशन होता है, लोग इसमें पैसा नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण 3 महीने तक अगर पैसा नहीं चुकाया किसी भी जो जिसने पैसा लिया हो बैंक से, तो बैंकों को एनपीए उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसके तहत जो है प्रोविजंस इनको एज पर आरबीआई गाइडलाइंस करना पड़ता है कि आपको प्रोविजंस अपने बैलेंस शीट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो प्रोविजंस देख लें तो 25% क्वार्टरली लिहाज से 25% का प्रोविजंस इस क्वार्टर में बढ़ा है। 602 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रोविजन किया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर 645 करोड़ की है और कंपनी ने 602 करोड़ रुपए प्रोविजंस में डाल दिया, मतलब पूरा का पूरा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट कह लें कंज्यूमेट हो गया प्रोविजंस में। अगर पूरे साल की हम बात कर लें कि वहां पर प्रोविजंस किस तरह से हैं, तो पिछले साल चूंकि बहुत खराब साल था बैंक के लिए, 4315 करोड़ रुपए प्रोविजंस पूरे साल पिछले साल किया था। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 21 है वहां पर उससे आधा होते हुए दिख रहा है, 2064 करोड़ रुपए के करीब बैंक ने प्रोविजंस किए हैं और बैंक ने 2540 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट वहां भी बहुत सारा इरोड हो चुका है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का। चलिए अब नेक्स्ट है हम नेट प्रॉफिट लेवल पे देखें कि अब बैंक के टैक्सेस के बाद नेट प्रॉफिट आती हैं। तो इस क्वार्टर में बैंक को
टैक्स का इनकम हुआ है, मतलब टैक्स रिवर्सल है बैंक को तकरीबन 85 करोड़ रुपए के करीब का, और जिसके कारण 127 करोड़ रुपया बैंक की प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में टैक्स का आउटगो था 49 करोड़ के करीब, और वहां पर बैंक ने 130 करोड़ के आसपास का बैंक ने मुनाफा पोस्ट किया था। और पूरे साल की बात कर लें, पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर बात करें तो वहां पर नेट प्रॉफिट 452 करोड़ रुपए केवल बैंक ने कमाए हैं, और लास्ट ईयर जो कि बैंक का 2864 करोड़ का नुकसान था। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लास्ट ईयर बैंक को नुकसान था, इस ईयर बैंक प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। अब प्रॉफिट के बाद बैंकों में ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब कि कितना पैसा कमाती है हर शेयर के लिए। तो क्वार्टर में बैंक ने 23 पैसे कमाए हैं इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर भी ऑलमोस्ट सेम था, 23 पैसे के करीब था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 15 पैसा कमाया था बैंक ने, और पूरे साल की जद्दोजहद में अगर देखें तो वहां पर 82 पैसे 0.82 जो है इनका ईपीएस आया है, जो कि लास्ट ईयर चूंकि माइनस थी बैंक, तो वहां पर -5.8 ईपीएस आया था। अब इसके बाद हम एसेट क्वालिटी की बात कर लें, क्योंकि अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में हमको मिलता है कि एसेट क्वालिटी बैंक की कैसी रही है। तो वहां पर थोड़ा डेटेरियोरेशन देखने को मिला, क्योंकि मोरेटोरियम जैसे ही आरबीआई ने उठाया है, लिफ्ट किया गया मोरेटोरियम, उसके बाद बैंकों को एनपीए उनको घोषित करना पड़ा, और उस एनपीए में 4.15% जो है इनका जीएनपीए हो चुका है, जो कि अब बढ़ गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर देखें 2.6% के करीब था, लास्ट क्वार्टर 1.33 था। तो एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए भी बढ़ चुका है, 1.86% के करीब है, और लास्ट क्वार्टर 0.33 था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 0.94 था। तो एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन कह लें प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। मतलब बैंक ने थोड़ी फोरगो की है अपनी, जो उनको बैंकिंग में प्रॉफिट आ रहा था, या उनको नेट इंटरेस्ट इनकम जैसे हमने देखा एक्सपैंड हुआ, मतलब बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन मतलब ऑन द कॉस्ट ऑफ जो है इन्होंने थोड़े फोरगो किए हैं, इनकी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई है। ये तो हमने देखा बैंक की कह लें पीएनएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट की बात। अब हम बैंक को बैलेंस शीट पे देखते हैं, क्योंकि बैंक जो भी बिजनेस करती है उसके बाद हम उसके बैलेंस शीट पे जब भी वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं तो बैलेंस शीट को देखते हैं कि बैंक ने बैलेंस शीट पे किस तरह से किया है। बैलेंस शीट पे देखें तो सबसे पहली चीज हम बैलेंस शीट पे देखते हैं कि लोन ग्रोथ, जो पिछले साल लोन बुक था बैंक का, इस साल कहां पर जाकर बैंक लोन उनका ग्रोथ हो रहा है या डी ग्रोथ हो रहा है। तो लास्ट ईयर बैंक के पास 85,595 करोड़ रुपए टोटल लोन बुक थे, इस साल बढ़कर 1,05,50 करोड़ रुपए हुए हैं। मतलब इसमें एक अच्छा 17.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है बैंक की लोन बुक पे, तो काफी अच्छा है, हेल्दी। हमने नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ते हुए देखा, जो कि इसी का एक रिफ्लेक्शन है कि अगर बैंक की बुक्स बढ़ती है, मतलब लोन बुक उनकी बढ़ती है, तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब उनकी कमाई भी बढ़ती है लोन बुक के बढ़ने के साथ। अब बैंक का दूसरा पोर्शन भी देखते हैं कि इसमें कासा डिपॉजिट जो है बैंक का कैसा है, क्योंकि उससे जो है उनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे काफी असर पड़ता है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पूरे डिपॉजिट्स का बैंक ने बहुत ही अच्छा इस क्वार्टर में या कह लें इस साल जब बैंक अपनी बैलेंस शीट दे रही है तो वहां पर देखेंगे कि इसमें 51% के करीब कासा है। मतलब पूरे डिपॉजिट्स का बैंक का 51% बहुत ही लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, जो कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में है, क्योंकि करंट अकाउंट में उनको 0 इंटरेस्ट देना पड़ता है, और सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो वहां पर बैंक को मतलब मामूली सा देना पड़ता है, और जिससे काफी अच्छा इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाती है। तो वो बैंक के लिए काफी अच्छा है इस क्वार्टर में कह लें या इस साल जब बैंक अपनी बुक्स क्लोज कर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जैसा मैंने बताया कि चूंकि इनका काशा ऊपर है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.1% के करीब है, काफी अच्छा है। इंडस्ट्री में कह लें एकदम टॉप लेवल के आसपास 5.1% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर बैंक का 4.6% के करीब था। अब चूंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर हम डीएनए को देखें तो आईडीएफसी और फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट ये दोनों मर्ज होकर एक बड़ी एंटिटी बनी है, और आईडीएफसी अर्स्ट वाइल अगर देखें तो वो बहुत ही स्लो
पेस में मूव करने वाली बैंक थी, बहुत ही कंजर्वेटिव थी, लेकिन जो कि कैपिटल फर्स्ट के मैनेजमेंट जब इनसे जुड़े हैं तो बहुत सारी चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, वो चेंज हमको होते हुए दिख रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं कि बैंक ने जो सारा बिजनेस किया पूरे साल में, उसके बाद क्या ये अपने कह लें शेयर होल्डर्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं कि इतनी सारी जद्दोजहद और इतना अच्छा इनकम स्टेटमेंट होने के बाद देखें कि क्या ये कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट पे। तो यहाँ देखें कि कैपिटल की जो पोजीशन है, जो टोटल इक्विटी है बैंक की, उसमें इजाफा हम देखने को मिल रहा है कि 16.2%, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें 16% का ग्रोथ लास्ट ईयर से है। यहां तक ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू देखें, कैपिटल जो क्रिएशन हुआ है कैपिटल लास्ट ईयर में, तो इसमें कैपिटल क्रिएशन लास्ट ईयर 18% के करीब इन्होंने इक्विटी इश्यू की है, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है। और रिजर्व में भी कंपनी ने 15% के करीब रिजर्व इनका बढ़ा है। तो बुक वैल्यू क्या हुई है? तो बुक वैल्यू थोड़ा डाइल्यूट होती है जब कभी भी आप इक्विटी क्रिएशन करते हो, तो बुक वैल्यू डाइल्यूट होती है, और बुक वैल्यू डाइल्यूशन के कारण देखा जा रहा है कि बैंक ने लास्ट ईयर से इस साल कह लें कि पूरे साल में बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें 1.5% डी ग्रोथ देखने को मिल रहा, 1.5% बुक वैल्यू में गिरावट है। लास्ट ईयर जो बुक वैल्यू थी 32.02 थी, इस बार 31.54 है, मतलब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और बुक वैल्यू में कभी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर गिरावट होती है तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू का ग्रोथ नहीं होता है, डी ग्रोथ कहा जा सकता है इसको। और का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है वो भी बहुत ही निचले पायदानों पे है, 1.36% है। अब कंपनी के वैल्यूएशंस को देखते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं किया। इवन देन चूंकि इसके पैरामीटर्स हमने इनकम स्टेटमेंट में देखे तो काफी सुपीरियर थे, उसके कारण शायद इनको जो है बुक वैल्यू जो प्राइस मल्टीपल होते हैं तो उसमें देखा जाए तो 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू कंपनी के करंट मार्केट प्राइस हैं। मतलब काफी ज्यादा इनको स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, जो कि बुक वैल्यू का ग्रोथ लास्ट ईयर से अभी तक नहीं डिग्रो हुआ है। इवन देन अभी इनको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने किस तरह से किया है। तो एचडीएफसी बैंक में तकरीबन उनका जो एडवांसेस है वो 12 लाख करोड़ के करीब का है। इस साल 11,85,000 करोड़, मतलब 12 लाख के करीब, और उसमें ग्रोथ दर्ज की है उन्होंने 13.5% की। इतने बड़े मतलब कह लें बेस पे 13.5% बैंक ने इस साल ग्रोथ किया है। बुक वैल्यू में जो ग्रोथ है वो तकरीबन 18.5% के करीब का बुक वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो वो तकरीबन 8.24% के करीब है, जो कि काफी अच्छा है बैंकिंग के लिहाज से। और अगर वहीं पर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में एडवांसेस में जो ग्रोथ हुआ है, उनका जो एडवांसेस का बेस है 7,90,000 करोड़ के करीब है, उस पे कंपनी ने 12% के करीब का ग्रोथ किया है। और अगर बुक वैल्यू की ग्रोथ देखें तो 20% की बुक वैल्यू की ग्रोथ है। अब मार्केट उनको कैसे वैल्यू कर रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आईसीआईसीआई बैंक की देखें तो 6.5% है, और इनको जो मल्टीपल मिल रहा है मार्केट में अपने बुक वैल्यू का समझिए 2.66 टाइम्स मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के करीबी बैंक को अगर देख लें तो उसमें इंडसइंड बैंक मुझे दिखता है, क्योंकि अगर इनके एडवांसेस ऑलमोस्ट सेम है, आधा है कह लें इससे, इंडसइंड बैंक से आधा के करीब जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एडवांसेस है। 2,12,000 करोड़ के करीब का एडवांसेस जो है इंडसइंड बैंक का, उस पर 3% का ग्रोथ है। और अपने बुक वैल्यू की ग्रोथ को अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 15% के करीब का इंडसइंड बैंक में बुक वैल्यू का ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3.78% है, और उसके बिना पे इसको जो है 1.65 टाइम्स के करीब का इनको बुक वैल्यू के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। अब इंडसइंड बैंक से कंपेयर कर लें अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बुक वैल्यू का अच्छा ग्रोथ है, निम अच्छा है, कासा रेशियो अच्छे हैं, लेकिन कह लें कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके, या फिर हम शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए कोई भी वैल्यू एडिशन लास्ट ईयर कंपनी ने नहीं किया है। प्रोविजंस बढ़े हैं, बैंक ने अपने बिजनेस तो बढ़ाए हैं, साथ साथ प्रोविजंस बढ़े हैं। प्रोविजंस बढ़ने के कारण उनके जितने भी
कह लें प्रॉफिट है वो उसको खा चुका है या कंज्यूमेट कर चुका है प्रोविजंस। अब बैंक को ये देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड कि इनके एनपीए का क्रिएशन कम हो, वैल्यू टू दी शेयर होल्डर्स ज्यादा होना चाहिए जो कि अभी नहीं है, और इनको वैल्यूएशंस काफी मिल रहे हैं। तो मैंने एक जो है एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है आपके सामने कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में वैल्यू करते हैं और किस तरह से सारी इनके पीयर्स में वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात कर लें तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में इंडसइंड बैंक बहुत ही नियर टू दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और उसको वैल्यूएशंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी नीचे की तरफ मिल रहा है, जो कि शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिशंस काफी सुपीरियर हैं उसमें। तो ये मैंने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है कि डिस्पाइट जो है कंपनी ने कोई एडिशन नहीं किया है शेयर होल्डर्स के वैल्यू पर्सपेक्टिव के लिहाज से, इवन देन मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय हो सकता है अगर कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड या कमिंग क्वार्टर्स में अगर बैंक ने अच्छी तरह से अपने एनपीए को कह लें या फिर अपने बैड बुक्स जो क्रिएट हो रही है इनकी उसको नहीं चेक किया तो बैंक के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ये आपको सोचना पड़ेगा कि वैल्यूएशन हम किस तरह से दें या बैंक को किस तरह से वैल्यू करें। ये टोटल जो है कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, उसी तरह की कोशिश है ये कि ये आप देखो। मैंने एक रखने की कोशिश की कि किस तरह से रिलेटिव वैल्यूएशंस पूरे इंडस्ट्री में पेक्ड हैं और इनके पीयर्स के साथ करने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरा पर्सपेक्टिव अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।